हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरली कुमार है और स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग पर्यावरण में आवास एवं अनुकूलन पर चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पर्यावरण के इंट्रोडक्शन के बारे में देखे थे कि पर्यावरण किसे कहते हैं और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो पूरा हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके थे। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे पर्यावरण में आवास एवं अनुकूलन पर। जितने भी जीवधारी हैं, खास करके हम लोग पर्यावरण चैप्टर में जो है सजीवों का अध्ययन करते हैं। इसमें मानव जो है, इसमें मानव का भूमिका बहुत कम होता है। इसमें सजीवों द्वारा जो होगा उनका अध्ययन किया जाता है। मानव के अलावा जितने सजीव हैं वो सब जो क्रियाकलाप करते हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। मानव के द्वारा हम लोग प्रदूषण चैप्टर में देखेंगे कि मानव ने कितने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे प्रदूषण में। फिलहाल हम लोग इसमें जो है मानव के अलावा अन्य जो जीव जंतु हैं, मतलब वनस्पति हो गया, जीव जंतु जो पर्यावरण में रहते हैं, वो उन्हें उन्हें हम लोग चर्चा करेंगे उनको। तो आज हम लोग आवास और अनुकूलन देखेंगे। इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी जगह घूमने गए, इंडिया भारत में ही किसी 3 जगह मान करके चलिए हम लोग चुनाव करते हैं। पहला जो स्थान है वो हम लोग मान लेते हैं ऋषिकेश गए, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ऋषिकेश में हम लोग पर्वत के जो हिमालय के जो हिमाच्छादित क्षेत्र है, जहाँ पर बर्फ ढका हुआ पर्वत है, उस क्षेत्र पर हम लोग घूमने गए। तो एक क्षेत्र हम लोगों का ये हो गया। दूसरा क्षेत्र मान करके चलिए कि हम लोग राजस्थान का मरुस्थल घूमने गए, दूसरा क्षेत्र ये है। और तीसरा है कि उड़ीसा में पुरी के समुद्र तट पर घूमने गए। 3 जगह की यात्रा आपने की। घर से निकलकर आपने जो पर्यावरण घूमने, मतलब घूमने के लिए गए थे, तो उनमें से 3 जगह आप घूमने गए। पहले ऋषिकेश, फिर राजस्थान का मरुस्थल गए जो थार मरुस्थल है, इसके बाद पुरी गए समुद्र तट पर जो उड़ीसा में है। अब देखते हैं कि इन तीनों में क्या आपको क्या अंतर लगता है कि यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें क्या अंतर है। तो जब आप हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्र में, जहाँ पर बर्फ से ढका हुआ है, उस क्षेत्र पर जाइएगा तो वहाँ वनस्पति में आपको ओक, चीर और देवदार मिलेंगे। जबकि जीव में देखिएगा तो बकरी और याक अधिकतर मिलेंगे, और भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः ये मिलेंगे आपको। और यहाँ का जो मौसम होगा ये बहुत ही ठंडा होगा। दूसरी बात, अगर आप मरुस्थल में घूमने जाइएगा तो यहाँ पर जो मुख्यतः वनस्पति मिलेंगे वो नागफनी टाइप के जो पेड़ पौधे होते हैं, नागफनी, कैक्टस, ये सब आपको मिलेंगे। जीव में मुख्यतः आपको ऊंट मिलेंगे। और मौसम आपको यहाँ पर उष्ण और शुष्क होगा। उष्ण मतलब गर्म, और शुष्क मतलब सूखा हुआ। जहाँ के वायु में आर्द्रता नहीं होती है उसे हम लोग शुष्क वातावरण कहते हैं। आर्द्रता मतलब वायु में जो पानी की मात्रा होती है उसे हम लोग वायु में आर्द्रता कहते हैं। अगर आर्द्रता नहीं है वायु में तो इसका मतलब वो शुष्क है, और आर्द्रता है तो उसको हम लोग नम कहते हैं। तो 2 ही तरह के मतलब वायु हो सकते हैं, या तो शुष्क होगा या फिर नम होगा। तो जब आप मरुस्थल जाइएगा तो आपको शुष्क वातावरण मिलेगा, ठीक है। जब आप समुद्र तट पर जाइएगा तो यहाँ पर आपको कैजुरैना नाम का वृक्ष आता है, जो कि लवणीय झील में पलता है। लवणीय मतलब जहाँ का पानी जो है खारे पानी है। जो समुद्र का पानी खारे पानी होता है, नमकीन पानी होता है, इसी को हम लोग लवणीय पानी कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः आपको ये वृक्ष मिलेंगे। अगर आप जीव में देखिएगा तो केकड़े मिलेंगे और बहुत सारे प्रकार की मछलियाँ मिलेंगी। फिर मौसम यहाँ का आर्द्र होगा, जिसको हम लोग नम कहते हैं, नम वायु या आर्द्र वायु, ठीक है। तो शुष्क जो है सूखा हुआ हो गया, और आर्द्र जो है नम मतलब वायु में पानी की मात्रा यहाँ पर अधिक मिलेगी। तो जगह बदलने पर हम देखते हैं कि जो सजीवों के प्रजाति है उनमें विविधता पाई जाती है। अगर आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो वहां पर हर आवास में, देखिए ये एक आवास हो गया, हिमालय का जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, ये एक प्रकार का आवास हुआ। जीव जहां रहता है उसे हम लोग आवास कहते हैं। आवास पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो जहां जिस जगह सजीव रहता है उसे आवास कहते हैं। तो मान कर चलिए ऋषिकेश एक आवास हो गया, एक आवास ये हो गया। दूसरा आवास आपको यहाँ पर मिल रहा है जो कि राजस्थान का मरुस्थल है। और तीसरा आवास जो जीवों के लिए है वो समुद्र तट है, वहां पर हम लोग देखें। और 3 तरह के आवास में हमको एक भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा, तो मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर जीव आपको मिलेंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे। यहाँ पर रहने के लिए जीवों में अलग गुणवत्ता होती है, अलग जो है उसमें गुण होते हैं। यहाँ के जीव में अलग गुण होते हैं और यहाँ के जीव में अलग गुण होते हैं। हर मौसम में मतलब रहने के लिए हर तरह के जीव होते हैं। मानव तो हर जगह मौसम में रह लेते हैं, लेकिन जब अगर हम मानव की बात नहीं करेंगे और सब सजीव की बात करेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग इस
पर्यावरण में जब हम लोग पर्यावरण में भूमिका को देखते हैं कि कौन कौन से क्या चीज भूमिका निभाते हैं पर्यावरण में, तो यहाँ पर मानव को नहीं देखा जाता है, बाद बाकी पेड़ पौधे सजीव सूक्ष्म जीव सबको देखा जाएगा मानव को छोड़ करके। मानव जो है अपनी गतिविधि से वो हर मतलब तकनीकी का विकास करके, हर चीज का विकास करके वो किसी भी परिस्थिति में रह जाता है। लेकिन जीव जंतु ऐसा नहीं करते हैं, उनको रहने के लिए प्रॉपर जो है उनके लिए आवास चाहिए। इसलिए आज हाल फिलहाल में आप सुने होंगे कि चीता को लाने के लिए, चीता के लिए स्पेशल आवास बनाया जाता है, वन जीव अभ्यारण्य, ये सब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो आवास के ही प्रकार है, ताकि उस जीव को सुरक्षा देने के लिए उस तरह की आवास बनाई जाती है। तो यही बात है कि आवास जैसे ही चेंज हुआ, यहाँ पर हम देखते हैं कि जीव की प्रजाति भी चेंज हो गई, अलग अलग तरह के जीव मिलते हैं। तो ये जो हर प्रजाति में, हर मौसम में अनुकूल जो जीव होता है, उससे जीव हर मौसम में रहने के लिए अपने आप को ढालता है उस मौसम में। हर शुरुआत में ये जो आपको ओक, चीर, देवदार देखते हैं, ये फिर या फिर हम दूसरे कुछ जानवर का, ऊंट का बात कर लेते हैं। तो ऊंट जो है पहले ऐसा नहीं था कि वो हमेशा से मतलब गर्म मौसम में रहता होगा, वो अपने आप को ढाला उस तरह से कि वो गर्म मौसम में रह पाए और अपने शरीर को उस अनुकूल तैयार किया। और इस अनुकूल तैयार करने में हजारों लाखों वर्ष का समय लगता है। आप इतिहास में पढ़े होंगे कि मानव भी जो है पहले बंदर थे, और बंदर से विकास करते 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 आज जिस स्वरूप में हम लोग देखते हैं, उस स्वरूप में आज जाकर के पहुंचा है मानव। पहले हम लोग भी एक बंदर थे और बंदर से विकसित हुए हैं, और समय के साथ पहले 4 पैरों पर चलते थे, फिर हम लोग को जब 2 हाथों से काम करना पड़ा, बच्चे को ढोने के लिए, मतलब बच्चा को गोद लेकर के चलना पड़ता था, फिर जो है काम करने के लिए, शिकार करने के लिए हाथ का ज़्यादा उपयोग होना शुरू हुआ, तो आदमी जो है बंदर से जो जब आदमी के रूप में आया, तो पहले हम लोग हाथ का उपयोग ज़्यादा करना शुरू किए, तो हाथ जो तब हम लोग 2 पैर पर चलना शुरू किए और हाथ से काम करना शुरू किए। पहले हम लोग चारों से मतलब चलते थे, जैसे आजकल बंदर चलता है चारों पैर से, वो उसके लिए हाथ नहीं होता है, हाथ और पैर दोनों मतलब सम्मिलित रूप है। और बंदर को देखते हुएगा कि 2 हाथ से काम भी कर लेता है और वो चलने के लिए भी उसका प्रयोग करता है। तो उस तरह से, लेकिन जब आगे कुछ दिन के बाद बंदर का यही प्रजाति जो है धीरे धीरे मतलब 2 हाथ से पैर पर चलना शुरू कर देगा और हाथ से काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से विकास होता है, हर जीव अपने आप को ढालता है मौसम के अनुकूल, उसमें परिवर्तन होता है, तो उसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। इसको और थोड़ा सा अगर विस्तार में समझेंगे कि हर आवास में जो रहने के लिए जो सजीव अपने आप को उस मौसम के अनुकूल ढालता है, कैसे ढालता है, उसको आइए और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 2 जीव का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, और जो दोनों ही अलग अलग परिवेश के हैं। एक जलीय परिवेश में जो मछली है, और दूसरा हमारे पास ऊंट है। इन दोनों में क्या विशिष्ट गुण है जो इनको अपने परिवेश में, ऊंट कहाँ रहता है? मरुस्थल में। और ये जो है मछली कहाँ रहता है? पानी में। ऊंट रहता है मरुस्थल में और मछली कहाँ रहेगा? पानी में। ठीक है, इनके आवास अलग अलग है, ये इनका आवास पानी है, इनका आवास मरुस्थल है। तो ये जो अपने आप को रखने के लिए, पानी में रखने के लिए इनमें विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, इनका शारीरिक संरचना उस प्रकार होता है, और पहले ऐसा नहीं था, धीरे धीरे जो है इनका विकास हुआ है। हर जीव जो है धीरे धीरे विकसित होकर के बना है। डार्विन का जब विकास सिद्धांत आप पढ़िएगा तो उसमें आप जरूर पढ़िएगा इस बात को, तो हर जीव मौसम के अनुकूल विकास होते होते आज जिस चरण में आप देखते हैं, जिस तरह किसी जीव को आज देखते हैं, वो पहले से नहीं था, विकास होते होते बना हुआ है। तो क्या खासियत है ऊंट की? ये अपने आप को मरुस्थल में भी रख सकता है। तो पहला खासियत ऊंट का जब आप देखिएगा, तो ऊंट का पहला खासियत है कि इसके पैर लंबे होते हैं। पैर लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि ये गर्मी से बच सके। मरुस्थल में क्या होता है कि गर्मी के कारण बालू एकदम गर्म हो जाता है, और अगर कोई जीव का मतलब शरीर नीचे होगा, जमीन के जितना पास होगा, उसको गर्मी उतना ही ज्यादा झेलना पड़ेगा। और इसलिए ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिससे गर्मी कम लगता है इसको। पहला ये खासियत हुआ। दूसरा क्या खासियत है ऊंट का कि ये जो है ये पेशाब बहुत कम करते हैं। पेशाब को मूत्र कह देते हैं, मूत्र विसर्जन बहुत कम करते हैं। मूत्र विसर्जन कम, क्योंकि मरुस्थल में पानी कम होता है और उसको कम पानी में ही जीना है। मरुस्थल में आपको पानी नहीं मिलता है,
इसलिए इसको कम पानी में जीना है, तो इसलिए उसके पास जो पानी है उसको कम से कम प्रयोग करे, कम से कम खर्चा करे, तब जाकर के उसके पास पानी उसके शरीर में बचा रहेगा। तो पानी को बचाने के लिए इसके पास ऐसा गुण है कि ये जो है मूत्र विसर्जन बहुत कम करता है। तीसरा बात कि इसका जो मल होता है वो भी बहुत सूखा होता है, मल सूखा होता है। चौथा बात, पसीना नहीं आता है इसको, पसीना नहीं आता है। ये 4 इसके गुण हैं जो इसको मरुस्थल के रहने के लिए, मतलब जो मौसम है वहां का, उस मौसम के अनुकूल इसको रहने के लिए बनाता है। पहला गुण था कि गर्मी से बचने के लिए इसके पैर लंबे होते हैं और इसका जो शरीर होता है ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर होते हैं ताकि जमीन की गर्मी से वो बच सके। दूसरा खासियत कि ये तीनों जो खासियत है, तीनों का तीनों खासियत पानी बचाने के लिए है, इसके शरीर में पानी बचा रह सके। पानी बचाने के लिए क्या करता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी कहां से मिलेगा, तो मूत्र विसर्जन कम करता है, मल सूखा होता है, इसके बाद इसको पसीना नहीं आता है। ये खासियत है इसको इसमें, ताकि ये मरुस्थल में भी रह सके, कम पानी में जी सके, अधिक गर्मी में रह सके। और ये तो आप सुने ही होंगे कि जब ये बालू पर चलने में सबसे ज्यादा काबिल जो है ऊंट ही होता है। जब ये पैर रखता है बालू पर तो इसका पांव पसर जाता है, जिसके कारण बालू में इसका पैर धंस नहीं पाता है, और जो है विस्थापन बढ़ने के कारण बालू में धंसता नहीं है और ये आसानी से चल पाता है। तो ये भी एक खासियत इसके पास है जो बालू में चलने के लिए इसने विकसित किया है। अब अगर हम मछली की बात करें तो मछली की खासियत अगर देखिएगा तो मछली में क्या सब खासियत है, तो पहला खासियत है मछली में कि मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, धारा रेखीय शरीर। अब धारा रेखीय शरीर का क्या मतलब होता है कि मछली का शरीर अगर आप गौर से देखिए तो इसका मुंह जो है चपटा रहेगा, पीछे भी चपटा रहता है और बीच में जो है मोटा रहता है। इस तरह की आकृति को हम लोग कहते हैं धारा रेखीय। अब इससे क्या होता है धारा रेखीय होने से कि ये पानी में मतलब तैर अच्छा से पाता है। दुनिया का जितना बड़ा से बड़ा जहाज हो या छोटा से छोटा नाव हो, सब मछली के आकार पर बनाया गया है। आगे में एकदम पतला बनाया जाता है, कुछ इस तरह से नाव बनता है। नाव तो आपको आगे और पीछे दोनों पतला बनता है और बीच में चौड़ा रहता है, और आगे जाकर के ऐसे हो जाता है, पीछे फिर आकर के ऐसे हो जाता है। इससे क्या होता है पानी में चलने में आसानी होती है। पहला बात तो ये हुआ। हर नाव इसी को देख करके इसी की आकृति पर बनाया जाता है ताकि इसको चलने में आसानी हो। तो धारा रेखीय नाव का भी आकृति कैसा होगा, धारा रेखीय होगा। तो धारा रेखीय होने से एक बात ये होता है कि इसको चलने में, पानी में चलने में सहायता मिलता है। दूसरा खासियत इसका क्या है, दूसरा खासियत होता है इसका शरीर जो है सल्क से ढका होता है, शरीर सल्क से ढका होता है। इससे क्या होता है कि पानी में इसको सुरक्षा मिलता है। ये किस लिए है, तो सुरक्षा के लिए सल्क से ढका होता है, ठीक है। और देखते होंगे कि ये जो है मछली का आकृति, ये इसका शरीर सल्क से ढका होगा ताकि इसको चलने में आसानी हो। दूसरा बात, इसका पंख जो होता है और पूंछ ये दोनों पतले होते हैं, और ये जो है इसको डायरेक्शन बदलने में, मतलब दिशा परिवर्तित करने में मदद करता है। और ये जो है इसमें अगर आप कई मछली को देखिएगा तो ये जो है चलते समय इसका मुंह दूसरे और पैर, मतलब पूंछ दूसरे ओर हो जाता है, जिससे इसके शरीर में एक झटका उत्पन्न होता है और ये आसानी से चल पाता है। तो ये मछली अपने आप को पानी में रहने के लिए बहुत सारे गुण को विकसित किया। चौथा जो गुण है, तीसरा गुण जो महत्वपूर्ण है कि श्वसन के लिए इसमें गिल होता है ताकि ये पानी में रह करके भी श्वसन कर सके। श्वसन के लिए गिल का इस्तेमाल करता है, जिसको हम लोग कलोम भी कहते हैं, गिल या कलोम। इसके इस्तेमाल से श्वसन करता है। गिल मतलब गलफर के द्वारा सुने होंगे हम लोग, हृदय से शोषण, सॉरी फेफड़ा से शोषण करते हैं, और ये लोग गिल से शोषण करता है, क्लोम से। और ये जो है पानी में जो वायु ऑक्सीजन घुला रहता है उसका उपयोग करता है शोषण के लिए। तो मछली पानी में रहने के लिए अपने शरीर को उस तरह से विकसित किया है, ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए अपने आप को विकसित किया है इस तरह से। तो हर जीव इसी तरह से
अपने आप को अनुकूल बनाता है, पर्यावरण के अनुकूल बनाता है, परिस्थिति के अनुकूल बनाता है, अपना जो वातावरण है, मौसम है, उस अनुकूल शरीर को बनाता है ताकि वो उस मौसम में, उस अनुकूल स्थिति में रह सके, चाहे स्थिति कैसी भी हो वो वहाँ रह सके। इसके लिए वो अपने शरीर को उस तरह से विकसित करता है। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मरुस्थल में और बहुत सारे जीव हैं। उनको अगर उनकी बात किया जाए तो जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि और जो जीव है उसमें पहला जीव अगर बात करें तो सांप और चूहा भी वहां पाया जाता है। तो सांप और चूहा जो है ये बिल में रहता है दिन भर, क्योंकि मरुस्थल में दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडा होता है। मरुस्थल में जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तो वहाँ पढ़े होंगे कि मरुस्थल में दिन गर्म और रात ठंडा होता है। मतलब दिन में तापमान इतना ज़्यादा कि आदमी रह नहीं पाएगा, और रात में इतना ठंडा लगता है कि रजाई ओढ़ना पड़ता है। ये डेली का बात है। वहाँ पर प्रतिदिन दिन और रात का तापमान में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है। हम लोग अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दिन रात के तापमान में 2-3 डिग्री 4 डिग्री मैक्सिमम। वहाँ पर 25-30 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है। दिन में कहाँ पर तापमान 45 डिग्री पहुँच जाएगा, रात में 15 डिग्री पर आ जाता है। तो ये जो है इतना अंतर होता है वहाँ के तापमान में। तो ये लोग जो है दिन भर, चूहा और सांप जो है दिन भर बिल में रहेगा, रात के समय निकलता है, अपने आप को उस अनुकूल ढाल लेता है। जबकि मैदानी इलाका में ये कभी भी निकल जाएगा, कहीं भी आपको मिलेगा, लेकिन रात को यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में ये अपने आप को इस तरह रखता है। अगर आप वनस्पति की बात कीजिएगा तो वनस्पति में हम लोग अगर एक नागफनी, हम लोग शुरुआत में भी इस पर चर्चा किए। नागफनी जो आप देखते हैं, ये पहली बात ये होता है कि यहाँ पर जितने वनस्पति होते हैं, अधिकतर वनस्पति अपने पत्ता को कांट में बदल लेते हैं। क्योंकि हम लोग देखें ऊंट को कि पानी को बचाने के लिए वो क्या क्या करता है अपने शरीर में, इसी तरह पौधे को भी जरूरी है कि वो पानी को बचाए। और पानी जो है, पौधे पानी कैसे बचाएगा, तो पानी कहाँ से मिलता है, तो पानी इसको पौधा को मिलता है मिट्टी से। ये मिट्टी है और यहाँ कोई पौधा है। ठीक है, इस तरह का कोई पौधा है। अगर मान करके चलिए कि आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि पौधे जो है अपना वाष्पोत्सर्जन पत्ते के द्वारा करता है, अर्थात पत्ते के द्वारा वो पानी बाहर निकालता है। वन चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि पानी का ये जो जल चक्र अपनाता है। ये पढ़े होंगे, मतलब सुने होंगे कि अगर पेड़ पौधा ज्यादा है तो वर्षा भी ज्यादा होता है। क्यों होता है, तो इसी के कारण पानी जो ऊपर जाता है, ये पानी जो छोड़ता है, वाष्पोत्सर्जन करता है पत्ता के द्वारा, तो वही पानी फिर से नीचे आता है, तो इस कारण वर्षा होती है। तो वाष्पोत्सर्जन पत्ते के द्वारा होता है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर ये वाष्पोत्सर्जन कर दिया तो पानी तो इसके पास फिर चाहिए, जीने के लिए भी इसको पानी चाहिए, और वाष्पोत्सर्जन करते रहेगा तो कितना पानी इसको मिलेगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में है भाई, ये तो पानी खत्म हो जाएगा इसके पास, तो फिर जमीन भी तो सूखा है, उसको भी वहां भी पानी नहीं मिल पाएगा, तो फिर तो ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो जरूरी ये है कि ये वाष्पोत्सर्जन ना करे, और वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए एक ही उपाय है कि पत्ता को होने ही ना दे, और अगर पत्ता है भी तो पत्ता को कांट में बदल दे। तो यहाँ जितने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पौधों के, वनस्पति के, पेड़ पौधे को हम लोग वनस्पति कहते हैं, वनस्पति के पत्ते कांट में बदल जाते हैं। जितने वनस्पति हैं वो जो है अपने पत्ते को कांट में बदल लेते हैं, जिससे होता क्या है कि पानी बच जाता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। अगर आप नागफनी को नागफनी जो है देखे होंगे, तो नागफनी में आपको उसकी जो पत्ते जैसी संरचना देखते हैं, नागफनी के पत्ते जैसी संरचना इसका पता है ही नहीं, वो उसका तना है। पत्ते जैसी संरचना दरअसल इसका पत्ता होता है, सॉरी तना होता है। दरअसल तना है, वो पत्ता नहीं है, वो तना है। और इस तरह जितने पौधे होते हैं मरुस्थल में, वो अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तना में ही करता है। दूसरा बात कि वो तना से भी पानी ना बाहर निकाले, इसलिए नागफनी पर जो है मोमी परत होती है। इसके तने पर एक मोटी परत होती है, मोमी जैसी मोटी परत होती है, जो इसको पानी बाहर निकालने से
पानी बाहर निकालने से रोकता है। तो इतनी सारी खासियत होती है मरुस्थल में, तब जाकर के वहाँ का वनस्पति सर्वाइव कर पाता है, वहाँ का जानवर सर्वाइव कर पाता है, मतलब जीवित रह पाता है उस परिस्थिति में जहाँ पानी नहीं मिलता है। एक और खासियत अगर आप देखिएगा तो यहाँ जो वनस्पति होते हैं, वनस्पति के जड़ जमीन में बहुत अंदर तक चल जाते हैं कि ताकि उसको पानी मिल पाए, बहुत अंदर तक होते हैं ताकि ये पानी की खोज में बहुत जमीन के बहुत अंदर तक चल जाते हैं। यहाँ के जो वनस्पति होते हैं वह उनके जड़ जो है जमीन के बहुत अंदर तक होता है, पानी की तलाश में वो बहुत अंदर तक चल जाते हैं। तो देख रहे हैं कि हर मरुस्थल में रहने के लिए ये अपने आप को इस अनुकूल बनाता है। जो वनस्पति है पानी बचाने के लिए क्या क्या करता है, तो पानी बचाने के लिए पत्ते को कांट में बदल लेता है। नागफनी जो पत्ता, दरअसल पत्ता होता ही नहीं है कई सारे वृक्ष में, जो आप पत्ता देखते हैं वो उसका तना होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी उसके तने में होती है। इसके बाद ये जो है इसके जड़ जो है बहुत अंदर तक चल जाते हैं। जो तना है वो भी मतलब पानी ना निकाले, इसलिए तना पर मोमी परत होती है ताकि वो पानी बाहर ना निकाल पाए। तो मरुस्थल में रहने के लिए इतने सारे प्रयास ये लोग करते हैं, तब जाकर के मरुस्थल में सर्वाइव कर पाते हैं। अगला हम लोग पर्वतीय क्षेत्र में अगर बात कीजिएगा, मरुस्थल हम लोग देख लिया, पर्वतीय क्षेत्र अगर देखिएगा तो पर्वतीय क्षेत्र के जो वनस्पति होते हैं इसमें खास करके जो वनस्पति है पर्वतीय क्षेत्र के वो कुछ इस तरह आपको दिखेंगे। ये पेड़ है, इसका ये भूमि, और ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसको कहते हैं शंक्वाकार आकृति। ठीक है, ये इसलिए क्यों होता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा जो है बर्फ के रूप में होता है, और बर्फ जो है इसके अगर पत्ते पर पड़ा रहेगा हमेशा तो ये प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा, ये अपना खाना कैसे बनाएगा। तो बर्फ इस पर टिका न रहे पेड़ पर, अगर मान करके चलिए हम लोग के यहाँ जो पेड़ होता है वो किस तरह का होता है, तो वो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। इस तरह इसका होता है पेड़ का, मतलब चौड़ा होता है इसका, एकदम इस तरह से फैला होगा पूरे क्षेत्र में। तो इस पर अगर बर्फ आएगा तो ऊपर में टिका रह जाएगा फिर, और फिर अगर पत्ता पर बर्फ टिका हुआ है तो खाना कैसे बनेगा, ये जब प्रकाश आएगा इसके पास तो खाना नहीं बना पाएगा। इसलिए इसका पत्ता जो है मतलब ये अपने आप को शंक्वाकार आकृति में ढाल लेता है, इसको हम लोग कहते हैं शंक्वाकार। तो यहाँ जो वनस्पति होता है ये मुख्यतः शंक्वाकार होते हैं। जो चीड़ देवदार आप नाम सुने, ओक चीड़ देवदार, ये शंक्वाकार वृक्ष होते हैं ताकि ये बर्फ को, जब बर्फ आए, हिम जिसको हिमपात कहते हैं, जब हिमपात हो तो ये हिम जो है, बर्फ जो है तुरंत नीचे सरक जाए, इसके पत्ते पर हमेशा बैठा न रहे। दूसरी बात, कई सारे पौधे होते हैं जिसके पत्ते एकदम सुई की आकृति के होते हैं, सुई की आकृति के। ये सब बर्फ को नीचे गिराने के लिए आकृति के होते हैं। ठीक है, सुई की आकृति के पत्ते होते हैं। ठीक, अगर आप वनस्पति के बाद अगर आप जीव की बात कीजिएगा तो जीव में चूंकि यहाँ पर ठंड बहुत है, ठंड बहुत होने के कारण यहाँ पर जीव जो है इसके पास जो है या तो मतलब फर होता है, गर्मी मतलब फर उसको कहते हैं, जैसे बिल्ली का फर होता है, उसके चारों ओर बाल होते हैं शरीर पर। तो यहाँ जानवर पर जो है जितने जीव होते हैं उसके शरीर पर आपको बाल देखने को मिलेंगे। बाल जो है इसको क्या कहते हैं, बाल के कारण ये गर्मी से, ठंडी से बच पाता है। दूसरी बात, उसके पंजे ऐसे होते हैं कि बर्फ पर चलने में उसको दिक्कत ना हो। पहाड़ी बकरी जो होता है उसका खुर इस तरह से होता है कि उसको बर्फ पहाड़ पर चढ़ने उतरने में समस्या ना हो। हर जीव अपने आप को उस अनुकूल ढालता है जहां वो रहता है, जिस आवास में वो रहता है, उस आवास में रहने के लिए कुछ न कुछ विकसित किया है अपने शरीर में। और इस विकास करने में उसको काफी सारे समय लगे हैं, कभी सैकड़ों साल लग जाते हैं तो कभी हजारों साल लग जाते हैं कुछ चीजों के विकास करने में। मानव की अगर मतलब शारीरिक बात किया जाए, मानव पृथ्वी पर 56 लाख वर्ष से है, 56 लाख वर्ष पूर्व यह मानव की बात कर रहे हैं। इस समय मानव का जो उद्भव हुआ ये बंदर रूप में था। और जब आप एग्जैक्ट मानव की बात कीजिएगा कि जो मानव सीधे मानव एकदम शरीर सुडौल मानव जो होगा, ये इसको आते आते 28 लाख साल पहले, 28
20-22 लाख मान लीजिए, लेकिन एक जो होमो इरेक्ट है, ये होमो इरेक्ट 28 लाख वर्ष पहले आकर के उत्पन्न हुआ। अब समझ लीजिए कि बंदर से इसको मानव बनने में कितना लंबा समय लगा है, लगभग 28 लाख वर्ष का समय लगा है, जो बंदर से विकसित होते होते मानव बना। ठीक है, इसी तरह हर जीव अपने अंदर जो है शारीरिक परिवर्तन करता है और उस परिवर्तन के द्वारा जो है उस मौसम में रहने के अनुकूल बनाता है। अगला पर्वतीय क्षेत्र हम लोग देख लिए, अगला कुछ है पर्वतीय क्षेत्र के बाद घास स्थल। घास स्थल में कैसे जीव अपने आप को रहने के लिए बनाता है, तो यहाँ पर दो फिगर आपको दिख रहा है, एक शेर का है और दूसरा हिरण का है। ये शिकार है, ये जो शिकार करता है उसको शिकार कहते हैं, सॉरी ये शिकारी है, ये शिकारी है, शिकार करता है, और जो शिकार बनता है उसको शिकार कहते हैं। तो ये शिकारी और ये शिकार, ये अपने आप को इस परिस्थिति में रहने के लिए कैसे अपने आप को ढालता है। तो शेर के पीछे जो है आप सूखा घास देख रहे होंगे। शेर का कलर मटमैला रंग होता है। ये इसको शिकार करने के लिए जब ये घास में छिपता है तो उसका कलर इसको मदद करता है, और कोई जानवर मतलब ये नहीं जान पाता है कि यहाँ पर कुछ है, कोई छिपा हुआ है, ये नहीं जान पाता है। तो इसका कलर इसको मदद करता है शिकार को पकड़ने में। क्योंकि ये शिकार है, शिकारी है, इसको शिकार नहीं मिलेगा तो ये भूखे मर जाएगा फिर। तो शिकार करने के लिए ये अपने आप में जो विकसित किया है शेर का कलर, पहली बात तो ये इसका रंग देख लीजिए, रंग अपने आप में विकसित किया है ताकि ये छुप सके कहीं पर। दूसरी बात, इसका आंख देख लीजिए और हिरण का आंख देखिए। इसका आंख आपको ठीक मतलब जैसे हम लोग का आंख होता है, एकदम आगे भाग में है। तो ये आगे इसलिए है ताकि ये दूर तक शिकार को देख सके। लेकिन अगर जब आप हिरण को देखिएगा तो हिरण का आंख साइड में होता है, सिर के साइड में होता है, पार्श्व भाग में होता है। इसको शिकार नहीं बनना है, इससे बचने के लिए इसका आंख जो होता है साइड में होता है ताकि वो चारों ओर देख सके कि कोई हम पर हमला तो नहीं करने वाला है। तो अपने आप को बचाने के लिए इसका आंख चारों तरफ देखता है। लेकिन इसको सिर्फ इसको शिकार करना है, इसको ये डर नहीं है कि हम पर कोई हमला कर देगा, इसलिए ये चारों तरफ नहीं देख पाता है, लेकिन सीधे आगे दूर तक देख पाता है और दूर तक के शिकार पर नजर गड़ा पाता है। तो शेर का रंग और इसका आंख इंपॉर्टेंट होता है। इसका शारीरिक संरचना जो होता है शिकार करने के लिए एकदम माहिर है, हाथी पर भी छड़प जाता है और वहां पर उसको मतलब मार कर गिरा देता है हाथी को। लेकिन हिरण में अगर आप देखिएगा तो हिरण को शिकार से बचना है, शिकारी से बचना है, तो बचने के लिए इसका आंख देख लीजिए। पहली बात कि ये आंख चारों तरफ फैला पाता है। दूसरा बात, इसका कान लंबा होता है जो इसके सिग्नल की तरह काम करता है। ये इसका जो कान है ये आसपास की गतिविधि जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ये सुनकर भी पता लगा लेता है कि कोई हम पर हमला करने वाला है। तो ये इसका कान सिग्नल की तरह काम करता है। इसका दांत जो होता है तना को चबाने के लिए एकदम मजबूत दांत होता है इसके पास। ये तना जो पेड़ पौधा का तना है, कठोर शाखा है, उसको भी चबा पाए। तो ये सारी जो खासियत है ये उस परिवेश में रहने के लायक को बनाती है, जीवित रहने के लिए। देखिए खाने के लिए तो है ही दांत है, और जिंदा रहने के लिए चूंकि ये शिकार न बन जाए किसी चीज का, इसलिए इसके कान लंबे होते हैं जो सिग्नल की तरह काम करता है। आंख इसका साइड में होता है ताकि चारों तरफ देख करके अपने खतरा को भांप सके। तो ये सारी मतलब गतिविधि करके विकास करके ये अपने अपने परिस्थिति में रहने के अनुकूल बनते हैं। अगला जो घास स्थल के बाद अगला अगर आप देखिएगा तो कुछ समुद्री जीव है। समुद्री जीव में अगर आप अनुकूलन देखिएगा कि यहाँ पर कैसे होता है, तो ये स्क्विड है, स्क्विड, इसको स्क्विड कहते हैं। ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस है। ये डॉल्फिन है, और ये ब्लू व्हेल है, व्हेल मछली, व्हेल जो दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है वो ब्लू व्हेल ही है। इन दोनों को अगर आप देखिएगा तो मछली से बहुत डिफरेंट है। इन दोनों का शरीर धारा रेखीय नहीं है, क्योंकि ये ऊपर मतलब इसको ज्यादा चलना नहीं है, ये समुद्र के तलहटी में रहते हैं, लेकिन चलते समय ये अपने शरीर की आकृति बदल लेता है और बदल करके ये धारा रेखीय अपना शरीर बना सकता है। दूसरी बात,
कि इन दोनों में गिल होते हैं, कलोम होते हैं, शोषण के लिए ये पानी में शोषण कर सकते हैं, इनके पास गिल और या कलोम होते हैं। लेकिन इन दोनों के पास गिल और कलोम नहीं होते, गिल या कलोम दोनों एक ही बात है, आप गिल कहिए या कलोम कहिए, तो ये इनके पास नहीं होता है, ना ही डॉल्फिन के पास होता है, ना ही व्हेल के पास होता है। इसलिए जल्दी आप इन दोनों को समुद्र में तलहटी में रहता है, ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब इनके पास गिल या कलोम नहीं है तो इन दोनों को ऑक्सीजन मतलब ये सांस लेने के लिए इसको पर मतलब ये नाक से सांस लेता है, तो इसलिए इसको परत पर आने का जरूरत है और ये सांस लेने के लिए अपना मुंह बाहर करता है हमेशा। डॉल्फिन को देखिएगा कि हमेशा इस तरह जो है पानी के बाहर आते रहता है। लेकिन दूसरा खास बात यह है कि अगर इसके पास गिल कलोम नहीं है तो ये लोग लंबे समय तक बिना सांस लिए भी पानी में रह सकते हैं। डॉल्फिन और ब्लू व्हेल जो है ये बिना सांस लिए भी लंबे समय तक पानी में रह पाता है, और जब इसको लगता है कि सांस लेने की आवश्यकता है तो ये परत पर आकर के मुंह बाहर कर लेता है ताकि सांस ले सके। तो ये अपने आप में अनुकूलन करता है। हर जीव जो जहाँ रहता है उस परिस्थिति में रहने के लिए अपने आप को ढालता है, इसे ही हम लोग अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो अनुकूलन हम लोग समझ गए कि जो हर जीव अपने आप को, एक और अनुकूलन है तालाब में अनुकूलन, जो आपको यहाँ पर तीन तरह के वृक्ष, आपको तीन तरह के वृक्ष है। एक जिनके पास जड़ नहीं है, जड़ है भी तो ये भूमि से नहीं लगा है, एक पूर्णतः पानी में डूबा हुआ है, और दूसरा पानी में, जड़ इसका पानी में है लेकिन ये इसका जो है ऊपर की भाग जो है पानी के ऊपर है। तीन तरह के वृक्ष मिलेंगे, एक पूर्णतः पानी में डूबा हुआ जो जिसका जड़ जो है भूमि से लगा हुआ है, तो और आपको एक होता है जिसके पास जड़ जो है भूमि में नहीं लगा है, सिर्फ ऊपर में पाया जाता है, और एक नीचे से ऊपर तक रहता है, पूरा बाहर तक। तो इसमें खास बात यह है कि जिससे आपको क्वेश्चन बनता है कि हर वृक्ष, जो भी वृक्ष होता है वो मृदा में अपने जड़ से ही पोषक तत्व को लेता है, चाहे वो कोई भी पोषक तत्व हो, मृदा से लेता है, जल भी और पोषक तत्व भी मृदा से लेता है, मिट्टी से लेता है, वो अपने जड़ के द्वारा अवशोषण करता है और उसका उपयोग करता है शरीर में। जितने वनस्पति है सब यही काम करता है। लेकिन ये जो जलीय वनस्पति है जो जल में है, और ये इसका जड़ का काम, सिर्फ इसका काम इतना है कि ये इसको जमीन में टिकाए रख सके, अगर ये उखड़ जाएगा तो फिर जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये इसका जड़ का मुख्य काम है कि ये मिट्टी में पकड़े रह सके, इसको मिट्टी में जमाए रख सके, बस इसका मुख्य कार्य यही है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य पोषण लेना, मिट्टी से पोषण लेना या जल लेना नहीं है, ये जल से ही सारा कुछ ले लेते हैं। बाद बाकी इसका जड़ का काम सिर्फ इतना है कि ये इनको मिट्टी में जमाए रख सके और इनको पकड़े रख सके। ठीक है, अब परिभाषा की हम लोग बात कर लेते हैं कि हर जीव जो अपने परिस्थिति में रहने के लिए अपने आप को ढालता है उसे हम लोग अनुकूलन कहते हैं। तो लेकिन ये अनुकूलन हजारों लाखों वर्ष का परिणाम होता है, ये एक दो दिन में ऐसा नहीं परिवर्तन हो जाता है। तो अनुकूलन कहते हैं कि सजीवों में कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, हर सजीव में, जो उसे अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति सजीवों को उनके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। जो विशिष्ट संरचना, जैसे ऊंट का पैर लंबा है तो ये इसकी संरचना में आ गया, पैर लंबा होने के कारण ये मरुस्थल में रह पाता है, इसका पैर पसरने के कारण ये जो है बालू पर आराम से चल पाता है, तो ये इसकी विशिष्ट संरचना है जो उसको मरुस्थल में रहने लायक बनाता है। मछली का शरीर धारा रेखीय है तो उसे पानी में रहने लायक बनाता है। तो हर जीव जो परिस्थिति अपने आप में विशिष्ट संरचना बनाता है, अपने शरीर के अंदर जो संरचना का विकास करता है जिस कारण वो रह पाता है उस परिस्थिति में, उसे हम लोग अनुकूल, उस विशिष्ट संरचना को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। उस संरचना का जो विकास उसमें हुआ है वो अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन तो हम लोग समझ गए। एक छोटा सा टर्म यहीं पर समझ लीजिए, दूसरा टर्म होता है पर्यानुकूलन। क्योंकि अब जो है खास करके देखिएगा तो बीपीएससी 2-3 परिभाषा ही डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में। अगर आपको परिभाषा क्लियर नहीं है, जैसे टीआरई 1 की बात कीजिएगा 1 to 5 में, तो आवास का परिभाषा पूछ दिया था। आवास की परिभाषा मतलब आना चाहिए आपको। आहार श्रृंखला, आहार जाल का परिभाषा पूछ दिया था। तो परिभाषा भी आपको, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, साथ साथ आपको ये भी समझिए कि परिभाषा क्या है। तो अनुकूलन हो गया कि विशिष्ट संरचना का विकास जो होता है परिस्थिति में रहने के लिए, उसे हम लोग अनुकूलन कहते हैं। और ये अनुकूलन हजारों लाखों वर्ष में होता है। लेकिन पर्यानुकूलन भी पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, इसका मतलब हो गया पर्यावरण
के अनुसार अनुकूलन। पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, ये भी अनुकूलन है, अपने शरीर में थोड़ा बहुत परिवर्तन करता है, लेकिन ये लंबा समय नहीं लगता है, इसमें 2-4-10 दिन लगेगा, महीना दिन लग सकता है। ये अल्प समय में होने वाला परिवर्तन है, ये कम समय में या अल्प समय में होने वाला परिवर्तन है। अल्प समय में मतलब कम समय में परिवर्तन। एग्जाम्पल के तौर पर मान करके चलिए कि अभी हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और हम लोगों का शरीर यहाँ रहने के लिए अनुकूल हो चुका है, लेकिन अचानक आप पहाड़ पर चल जाइए। जब आप पहाड़ पर चलिएगा तो वहां पर वायु दाब की कमी होती है, और वायु दाब कम होने के कारण आपको सांस लेने में मतलब दिक्कत आता है, और सांस लेने में जब दिक्कत आएगा तो शरीर 1-2 दिन तक जो है दिक्कत थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अगर आप 2-4 दिन रह जाइएगा तो फिर आपका शरीर उस अनुकूल ढल जाता है और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लगातार 2-4-10 दिन वहां रुक जाते हैं तो उसके बाद आप सहज हो जाइएगा, वहां आपको मतलब दिक्कत महसूस नहीं होगा। ये जो परिवर्तन हमारे शरीर में कुछ क्षण समय में, अल्प समय में जो हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को हम लोग पर्यानुकूलन कहते हैं। और ये जो अनुकूलन है ये लंबे समय में होने वाला है, मतलब हजारों लाखों समय, हजारों लाखों वर्ष। तो ये परमानेंट है और ये परमानेंट नहीं है। जितने दिन आप वहां रहिएगा उतने दिन तक सही रहिएगा, फिर आइएगा, जहां जाइएगा वहां पर थोड़े प्रॉब्लम होगा, 2 दिन में वहां भी सहज हो जाइएगा फिर से। तो ये थोड़े समय के लिए होने वाला परिवर्तन है, इसमें कोई विशिष्ट, हमारे शरीर में कोई विशिष्ट परिवर्तन नहीं हो जाता है। बस थोड़े बहुत परिवर्तन शरीर में कुछ होता है एंजाइम वंजाइम में, बस हम लोग उस परिस्थिति में रहने लायक बन जाते हैं। लेकिन ये जो परिवर्तन होता है अनुकूलन, ये हमारे शरीर में ही परिवर्तन कर देता है, शारीरिक संरचना ही बदल देता है हम लोगों का, तब जाकर के कहेंगे कि अनुकूलन हुआ है। नहीं तो अगर अल्प समय में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हुआ है, शारीरिक संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसे हम लोग पर्यानुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन और पर्यानुकूलन हम लोग समझ गए। अगला आते हैं हम लोग आवास पर। ये जो आवास, सजीव जिस स्थान पर रहता है, जैसे ऊंट मरुस्थल में रहता है तो मरुस्थल उसके लिए आवास हो गया, पानी में मछली रहता है तो पानी उसके लिए आवास हो गया। तो जो जीव जहां रहता है उसके लिए वो आवास हो गया। तो आवास का परिभाषा क्या हो गया कि किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। ठीक है। और सजीव जो है अपने आवास में ही सारा कुछ, मतलब सारा चीज उसको आवास में ही मिले, इस चीज के लिए वो सुनिश्चित करता है। अपना भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहते हैं। हर जीव अपने घर, मतलब जो पानी, मछली है उसका भोजन पानी में ही मिले, वही वो चाहता है, न कि उसको भोजन के लिए पानी से बाहर आना पड़े। तो जो उसका आवास है वही उसका भोजन मिल जाए, वही वो चाहेगा। तो हर जीव, हर मतलब रहने के लिए, खाने के लिए, वायु के लिए, हर चीज के लिए अपने आवास पर निर्भर है। और विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे कि जैसे ये है कि ये 4 प्रकार के जो जीव हैं, ये चारों पानी में रहते हैं और पानी सबके लिए ये पानी इनका आवास हो गया, और सब जीव साथ में रहते हैं तो संयुक्त रूप से रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी का, मतलब हाँ ये है कि कोई किसी का खाना है, मतलब जो जिसको, अब आहार श्रृंखला में हम लोग देखेंगे कि क्या कौन खाता है, हर जीव को तो हम लोग चर्चा कर नहीं सकते हैं कि कौन क्या खाते हैं। अब आवास के प्रकार थोड़ा सा अगर आप देखिएगा तो आवास 2 प्रकार के होते हैं, बस 2 ही प्रकार के हैं, तीसरा प्रकार के आपको नहीं मिलेगा। एक तो इसका प्रकार हो गया स्थलीय आवास और दूसरा हो जाएगा जलीय आवास। स्थलीय और दूसरा जलीय। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप स्थलीय के एग्जाम्पल देखिएगा तो स्थलीय में अभी हम लोग चर्चा किए कि वन भूमि स्थल पर होता है, मरुस्थल स्थल पर होता है, मरुस्थल के बाद घास के मैदान, जहां हम लोग शेर और हिरण का कहानी देखे, घास का मैदान, ये भी स्थलीय आवास का उदाहरण है। इसके बाद वन, मरुस्थल, घास के मैदान आदि ये सारे
स्थलीय परिदृश्य मतलब स्थलीय आवास के उदाहरण है। अगर आप जलीय में देखिएगा तो जलीय में हो जाएगा सबसे छोटा, अगर देखिएगा तो तालाब, तालाब भी एक जलीय आवास है। तालाब के बाद इससे बड़ा अगर देखिएगा तो झील, नदी और सबसे बड़ा में समुद्र। इसके अलावा एक और है दलदल स्थल, दलदल भूमि, ये भी जलीय आवास में गिना जाता है। दलदल भूमि, ये सारे जलीय आवास के उदाहरण है। तो स्थलीय आवास और जलीय आवास दो तरह के आवास होते हैं, जिनमें वन, मरुस्थल, घास का मैदान, ये सारे स्थलीय है। तालाब, झील, नदी, समुद्र, दलदल भूमि, ये सारे जलीय आवास हैं। तो अनुकूलन और आवास हम लोग मतलब चर्चा किए इस पर, और हम लोग जो है डिटेल में देखे, जितने एनसीईआरटी में जितने तथ्य हैं और जिन जिन चैप्टर का हम लोग नाम दिखाए हैं, हम लोग उन चैप्टर से हर एक पॉइंट को कवर करते जा रहे हैं और डिटेल में कवर कर रहे हैं। ताकि देखिए, अब सबसे बड़ा समस्या ये हो गया है कि किसी को कोई पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको हर एक पॉइंट को उतनी ही सावधानी से पढ़ना पड़ेगा जितनी आप इम्पोर्टेंट बात को पहले देखते थे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अब कब कौन सा बात पूछ देता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए जरूरी ये है कि आप हर उस बात को ध्यान में रखिए जो एनसीईआरटी में समझाया गया है। कम से कम जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको तो ध्यान में रखिए ही रखिए। तो हम लोग हर एक बात को लेकर के चल रहे हैं कि कोई भी बात छूटे नहीं, इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि एनसीईआरटी में जितने तथ्य दिए गए हैं, जितने कहानी दिए गए हैं, हर बात पर हम लोग चर्चा करते हुए चल रहे हैं। और एक भी चैप्टर से आपको एक भी बात छूटेगा नहीं, ये हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। और आपको डिटेल में समझने का भी प्रयास कर रहे हैं कि डिटेल में समझाया जाए, चर्चा किया जाए डिटेल में। तो आज हम लोग दूसरा लेक्चर देख लिए। पहले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, आज आवास और अनुकूलन देखे, और अगले लेक्चर में हम लोग वन के बारे में अब समझेंगे कि वन जो है पर्यावरण में क्या भूमिका निभाता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहां से बनते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग अब हर बात पर ये कहना ठीक भी नहीं लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हर बात ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी जिस तरह से अब पूछ रहा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन मतलब हर किसी भी लाइन को उठा करके डाल दे रहा है क्वेश्चन। तो आप हर उस बात को महत्व दीजिए जो एनसीईआरटी में दिया गया है, और हर उस बात को ध्यान में रखिए। किसी भी बात को मतलब सब इम्पोर्टेंट है अपने आप में, और हर एक बात पर ध्यान रखते हुए ध्यान से पढ़िएगा। तो कोई मतलब अगर आप लिंक करके पढ़ते हैं तो कोई आपको याद रखने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितनी कि अगर आप लिंकेज करके समझते चलते हैं बात को। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।